नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनय सिंह चौहान। आज की पहली बड़ी खबर नीति आयोग की बैठक को लेकर है, जहां ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। दूसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र में वार पलटवार को लेकर है। तीसरी बड़ी खबर अग्निवीरों को दिए जा रहे आरक्षण को लेकर है। और चौथी बड़ी खबर कांवड़ यात्रा में आतंक की खबर को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबरें। दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक के बीच में ही छोड़कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाहर निकल गईं। बता दें कि नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी कर रहे हैं। इसमें भाजपा और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। ममता ने बैठक का वॉकआउट करते हुए वजह बताते हुए कहा कि बैठक में विपक्ष की ओर से सिर्फ वही शामिल हुई थीं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों को बोलने के लिए 10 से 20 मिनट का समय दिया गया, जबकि उन्हें केवल 5 मिनट मिले। ममता ने बताया कि जब वे पश्चिम बंगाल के मुद्दे पर बोल रही थीं, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। मुझे अपनी पूरी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि क्या राज्य के मुद्दों को रखना गलत है? यह मेरा और पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान किया गया है। इधर सरकार ने पश्चिम बंगाल सीएम के इन आरोपों को झूठा बताया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि ममता को बोलने का पूरा मौका दिया गया था। देखिए, मेरा स्टेटमेंट ये भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवाज योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रुरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी एंड अदर पार्टी, हाउ द कंट्री विल रन? व्हेन यू आर इन पावर, यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। बुमोना छे मैंने जो बोलना एक ने बोला है, उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप कर। आप छोड़कर आ रहे हैं बीच में। मैं बोलने चाहते थे लेकिन मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, उन लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, 15 मिनट बोला, अपोजिशन से मैं अकेला आया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टेशन। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस प्रकार से विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों ने इस नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया, जिसके बाद ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल होने की खबर सामने आई, वह बैठक में शामिल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने वॉकआउट किया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं कि उन्हें बोलने का पूरा मौका नहीं दिया गया। क्या यह वाद विवाद करने को लेकर एक मौका ढूंढा गया है उनकी ओर से? इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अवनीत जी, ये आज की सबसे बड़ी खबर आप कह सकते हैं। नीति आयोग की जो बैठक चल रही थी, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ जी भी उपस्थित थे। इसके अलावा भी जो है शिवराज चौहान जी को भी देखा गया। यानी आप कह सकते थे कि एनडीए की पूरी जो आपके पास कैबिनेट है वो इसमें मौजूद थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि एनडीए के जो जितने भी शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के कोई मुख्यमंत्री नहीं था। एकमात्र जो है ममता दीदी वहां पे मौजूद थी, लेकिन जिस तरीके का वो आरोप लगा रही है, जो परिस्थितियां उनके सामने वहां पे उत्पन्न हुई है, तो उससे साफ नजर आ रहा है कि एनडीए ने जो है इसका जो है बहिष्कार किया था। ऐसी स्थिति में देखने वाली बात यह है कि जो मीटिंग थी वो विकसित भारत के लिए चल रही थी, क्योंकि 1947 में 20,047 जो 100 साल होने वाले हैं, उसमें एक बड़ी महत्वाकांक्षी इच्छा है नरेंद्र मोदी जी की कि भारत जो है एक विकसित यानी डेवलप कंट्रीज में आ जाए। इसमें विपक्ष का होना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी प्रदेश आप देख रहे हैं, हेमंत सोरेन जो थे झारखंड से जिनको आना था, इसी तरह स्टैलिन साहब को तमिलनाडु से आना था, पिल्लई साहब को वहां से केरला से आना चाहिए था। लेकिन चूंकि भारत में 28 राज्य है, जिसमें काफी एनडीए के केस आते थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के भी हैं, तो विपक्ष का भी वहां पे होना बहुत जरूरी है। सारा देश सब एक साथ चलेगा तो आगे बढ़ेगा। ममता दीदी की स्टैटिस्टिक्स ये है कि वो इस तरीके के आरोप लगाती हैं, और चूंकि हमको लगा कि वहां पे वो अकेली थी, इसलिए जो है उनके साथ जो है
इस तरीके की घटना घटित हुई है। लेकिन उम्मीद है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में अगर कोई मीटिंग चल रही है तो ममता दीदी को पूरा समय मिला होगा या मिलना चाहिए था। आलोक जी, जैसा कि लोकतंत्र में कहा जाता है कि आप चाहे भले ही पक्ष विपक्ष में हो, लेकिन लोगों के भले के लिए लोकतंत्र में आपको एक टेबल पर बैठकर वाद विवाद करना पड़ता है, चर्चा करनी पड़ती है और एक सकारात्मक हल निकालना होता है। लेकिन जिस तरह से संसद में भी हमने देखा, राज्यसभा में हमने देखा और अब ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी की ओर से जिस तरह से वॉकआउट किया गया है, क्या यह एक सकारात्मक चर्चा के लिए कहां तक ठीक है और लोकतंत्र के लिए कहां तक ठीक है? जी हाँ, अवनीश जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए विपक्ष का महत्व बहुत होता है, क्योंकि आप जब विकसित भारत की बात करते हैं तो कुछ प्रदेशों की बात नहीं करते हैं। आपको भारत के अंदर जितने भी 28 देश और 7 यूनियन टेरिटोरी हैं, इनको भी आपको विकसित करना पड़ेगा, तभी भारत एक विकसित देश हो पाएगा। ऐसे में आप देख रहे हैं जिस तरीके से विपक्ष का जो इसमें नहीं आना है, जो भागीदारी नहीं की, ममता दीदी आई थी और ममता दीदी भी रूठ के जा रही हैं, तो ऐसे में ये एक अच्छे लक्षण नहीं है जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए। विपक्ष की पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आप देख रहे हैं कि यहाँ तो इस मीटिंग में विपक्ष कोई नहीं था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये देश के लिए ठीक नहीं है, विपक्ष का होना बहुत, भागीदारी बहुत जरूरी है। इससे लोकतंत्र की भी और जो भारत के जो देशवासी हैं उनके कल्याण के लिए विपक्ष का इस मीटिंग में होना बहुत आवश्यक था। जी, लोकतंत्र का जैसा कि आपने समझाया कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जनता ने ही उन्हें चुनकर पक्ष और विपक्ष में ही बैठाया है। ऐसे में आप आरोप लगाते हैं, आरोप के बाद सरकार की ओर से यह बयान सामने आया, पीआईबी फैक्ट चेक का उनकी तरफ से कहा गया है, ट्वीट करके कहा गया है कि ममता बनर्जी ने ना ही अपने समय खत्म होने के बाद ना ही उन्होंने अपने बेल बजाई, ना ही बजर बजाया, और उनका समय खत्म हो गया था फिर भी उन्हें उनका अल्फाबेटिकली उन्हें एम से बोलना था, जिनका नंबर बाद में आने वाला था, लेकिन उन्हें 7वें नंबर पर बोलने का मौका दिया गया उनकी डिमांड पर ही। लेकिन फिर भी वह यह कहती हैं कि उन्हें बोलने के लिए समय कम दिया गया, यह तो बेमानी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको ये भी ध्यान रखना था कि विपक्ष से केवल एक ही मुख्यमंत्री उपलब्ध था, ऐसे में उनको विशेष रियायत देनी चाहिए थी। हालांकि उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि 7 नंबर पे बोलना चाहते हैं कि अल्फाबेटिकल में तो एम बहुत बाद में आता है, उनको मौका दिया गया, लेकिन उनकी बात को पूरा सुना जाना चाहिए था। तो ऐसे में हमें उम्मीद है कि जहाँ की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कर रहे हो, हमको नहीं लगता है कि ममता दीदी को पर्याप्त समय नहीं दिया होगा, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं, वो क्योंकि 3 टर्म तक मुख्यमंत्री स्वयं रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो मुख्यमंत्रियों के दिल और दर्द की बात को समझते हैं। लेकिन ममता दीदी आप देखते हैं कि जिस तरीके से बहुत जल्दी रूठ जाती हैं और उन्होंने देखा कि विपक्ष में वहां पे केवल एकमात्र अकेले थी, तो हमें लगता है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण हो सकता है कि ममता दीदी जो है बहुत जल्दी रुष्ट हो गई होंगी। जी बिल्कुल, एक तरह से प्रधानमंत्री इस बार तीसरे टर्म में हैं और नीति आयोग की बैठक वह पहली बार तो नहीं ले रहे कि उन्हें किसी के साथ भेदभाव इस तरह का करना होगा, लेकिन हालांकि जो भी बात रही होगी उसका बाद में निकलकर बयानबाजी भी निकलकर लगातार सामने आती रहेगी। बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलो बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, जहां गृह मंत्री अमित शाह के भ्रष्टाचार के सरगना वाले बयान पर शरद पवार ने आज पलटवार किया। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार ने कहा कि जो व्यक्ति आज देश का गृह मंत्री है उसे गुजरात के कानून का दुरुपयोग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था। बता दें कि अमित शाह को 2010 में सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में 2 साल के लिए राज्य से बाहर कर दिया गया था। बाद में उन्हें 2014 में इस मामले में बरी कर दिया गया। पवार ने इसी को लेकर शाह पर निशाना साधा, जबकि अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भाजपा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार के सबसे बड़े सरगना शरद पवार हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दिया है। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए एएल द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। एएल जी, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में
विधानसभा चुनाव की आहट है और कुछ ही समय में वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके बाद अब वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा के चुनाव माने जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से मोदी सरकार का तीसरा टर्म चल रहा है, उसको लेकर के महाराष्ट्र और जो अन्य प्रदेश हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीटों से जीतने के लिए लगातार रणनीति बनाई जा रही है। उसी तारतम्य में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार महाराष्ट्र में चल रहा है, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा में आए, लेकिन कहीं ना कहीं जो अन्य दल हैं वे लगातार सरकार को घेरने के लिए लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं और नए कटाक्ष कर रहे हैं। इसी तारतम्य में कई ऐसे मामले भी उठाए जा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो। जी एएल जी, एक और जहां एमएलसी चुनाव में, महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए को अच्छी खासी बढ़त मिली और एनडीए ने लगभग 9 सीटें जीती 11 सीटों में से, जबकि उपचुनाव में इसके उलट भाजपा को अपनी कई सीटें गंवानी पड़ी। तो एनडीए का कॉन्फिडेंस हाई है इसको लेकर, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, या हम कह सकते हैं कि इंडिया का पलड़ा भारी है? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में कहीं ना कहीं एनडीए और जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वे कहीं ना कहीं कम हुई हैं, तो एनडीए तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन ये आने वाले विधानसभा चुनाव में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण के आधार पर लोग वोट देते हैं और उसी आधार पर वही मुद्दे बनकर के क्षेत्रीय विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं। तो बीजेपी और एनडीए क्या महाराष्ट्र में कितना रणनीति में कामयाब हो पाएगी, वहां के रणनीतिकार उसको किस प्रकार से वहां की रणनीति को भेज पाएंगे और चुनाव जीत पाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। एक और एएल जी, मेरा आखिरी सवाल और रहेगा आपसे कि जैसे एनडीए गठबंधन में एक के बाद एक पार्टियां जुड़ती गईं और अभी लोकसभा चुनाव के फिलहाल बाद एक खबर निकलकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उद्धव ठाकरे गुट है जो शिवसेना का, वह भी शायद कहीं एनडीए का पार्ट बनना चाहता है या उसमें हिस्सेदारी चाहता है। क्या जो विधानसभा चुनाव हैं, अभी उसमें काफी समय है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव से पहले जो अन्य राज्यों में हमने देखा कि कई पार्टियों के नेता भाजपा में सम्मिलित हो गए, भाजपा की उन्होंने सदस्यता ले ली, क्या महाराष्ट्र में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, राजनीति में किसी का इफ एंड बट नहीं कहा जा सकता, कौन किसके साथ गठबंधन कर ले, कौन किसके साथ हाथ मिला ले, लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर अगर दूरियां जो है वह निश्चित तौर पर नजदीक आती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कहीं ना कहीं इसमें लाभ मिलेगा। लेकिन अब जिन रणनीतियों पर, किस सीटों पर क्या सामंजस्य बढ़ता है, सीट शेयरिंग रेशियो क्या रहता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विरुद्ध, ये देखने वाले समय में ही पता चल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना जो है वह महाराष्ट्र में एक अच्छा उनका दखल है राजनीति और क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते। तो ये सीट शेयरिंग रेशियो पर जब अगर बैठक होती है और वह इनके पास आते हैं तो उसके आधार पर ही आने वाले विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़े जा सकते हैं। जी बिल्कुल, सीट शेयरिंग रेशियो अपनी जगह है, लेकिन क्या इन दोनों एनडीए और वह पार्टी जो जुड़ना चाहती है उनके साथ, उनके बीच में क्या नेगोशिएशन होते हैं और क्या वह मांगे रखते हैं जिन्हें मान पाते हैं या नहीं, यह भी एक अहम रोल प्ले करने वाला है काफी ज्यादा। बहुत धन्यवाद एएल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान, असम और अरुणाचल ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब तक 10 राज्यों ने रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। बता दें कि 22 जुलाई को हरियाणा और उत्तराखंड की सरकारें भी अग्निवीरों को आरक्षण देने की पहल घोषणा कर चुकी हैं। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। दूसरी ओर विपक्ष ने अग्निपथ योजना बंद करने की मांग की है। सेना में अग्निपथ योजना के जरिए अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप गौतम जी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, एक और अग्निवीर का विरोध, एक और अब
विभिन्न राज्य सरकारें अपनी अपनी ओर से आरक्षण दे रही हैं और हाथों हाथ जो अग्निवीर जिन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ेगा 4 साल की सेवा के बाद, उन्हें अपने राज्य में अलग अलग भर्तियों में आरक्षण देने की घोषणा कर रही हैं। क्या लगता है, जैसा कि भाजपा शासित राज्यों ने यह पहल की है, क्या यह देशव्यापी पहल बन पाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद अभिनय जी। पहले तो इसमें जो इन्होंने किया हुआ है जी 10% आरक्षण और 5 साल आयु में छूट जो है जी जो सरकारें हैं वो दे रही हैं जी लेकिन इसको अगर हम देखें तो ये जहां पर बीजेपी की सत्ता है जी केवल उन्हीं राज्यों ने इसकी घोषणा की है। यहां तक कि उनके जो समर्थक दल हैं जो केंद्र सरकार में साझेदारी में सरकार चला रहे हैं, उन्होंने भी इसकी घोषणा। तो इसको एक दृष्टि तो हम ये देख सकते हैं कि बीजेपी की जो ये नीति है उससे जो उनके साथ में केंद्र सरकार में जो साझेदारी है साझेदारी में वो लोग भी इसमें सहमत संभवतः नहीं है। अगर ऐसा होता, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो कारगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई था और कारगिल विजय दिवस के अवसर पे ही 5 राज्यों ने जो है कर दी है जी, और जहां पर बीजेपी है जी। दूसरा, अगर हम इसमें बिंदु देखें कि अगर आरक्षण ये दे रहे हैं तो इसमें हकीकत में हकमारी किसकी होगी? क्योंकि अगर हम देखें तो 1992 इंदिरा साहनी मामला है जिसमें 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की गई थी, क्योंकि उस समय जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने 16% आरक्षण जो है मराठों को दे दिया था, जिस पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उसको रोक लगाई थी और रोक लगाने के साथ उसमें निर्धारित किया था कि 50% से आरक्षण से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन फिर इसके बाद जब बीजेपी सरकार आती है तब ईडब्ल्यूएस का जो 10% आरक्षण है वो संसद द्वारा पारित करके, वो बाकायदे संसद द्वारा पारित हुआ, तब जाके वो जो है लागू हुआ है। तो अब 10% जो आरक्षण ये दिया जा रहा है, ये आरक्षण में भी बहुत बड़ा मामला आएगा कि जो आरक्षण है वो जो है अगर हम पूरा देखें तो 60% आरक्षण तो अभी हो चुका है वर्तमान 5.9.5% जी सॉरी 59.5% जो है अभी आरक्षण है, मतलब लगभग 60% जी। अगर 10% इसको भी हम कर देते हैं जी तो हो जाता है ये पूरा जो है 70% आरक्षण जी। तब इसमें जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार है इसमें क्या पहल करेंगी, क्योंकि आरक्षण के मामले में ही विवाद जो है खड़ा हो जाएगा जी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें जो अग्निवीर योजना है उसमें बाकायदे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जी, उसके बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जी। अब ये 4 चरण से निकलने के बाद केवल 4 साल की नौकरी जी, ये थोड़ा जो है मेरा जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। इसमें चाहिए सरकार को ये कि अग्निवीर योजना को ही वो नियमित तौर पर जो है लाए जी, और जो है जो युवाओं के साथ, क्योंकि राज्य सरकारों ने ये घोषणा तो की है लेकिन जब जैसे ही वहां पर 4 साल के बाद युवा आएगा जी, कितने साल बाद उसको नौकरी मिलेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है कि वो जो है राज्य में आ गया जी, 4 साल बाद वो रिटायरमेंट होकर आ गया। अब राज्य में 5-5 साल इस समय भर्तियों की हम स्थिति देख रहे हैं, 5-5 साल भर्तियां नहीं हो रही जी। तो ऐसी कंडीशन में जो है युवा करेगा क्या? 5 साल क्या वो घर बैठा रहेगा? उसको पेंशन भी नहीं है, मतलब जो आपका 30,000 रुपए पहली साल वेतन मिलेगी, फिर इसके बाद 33,000 मिलेगी, 36,500 मिलेगी, चौथी साल जाके उसको 40,000 वेतन मिलेगी। उसमें भी कुछ जो है कटौती होकर जो है मिलेगा, जो मूल वेतन पूरा जो मिलेगा वो इतना मिलेगा, फिर उसमें कटौती भी कुछ हो जाएगी जी जी। सरकार की ओर से दलील दी जाती है कि हम युवाओं को सेना में लाना चाहते हैं और सेना को ही युवा बनाना चाहते हैं, चूंकि
हमारे पास पहले भी जितनी भर्ती हुआ करती थी उससे ज्यादा हमें निकालनी पड़ती थी, उससे ज्यादा चलता था। इसी के साथ ही जो रक्षा का बजट होता है, रक्षा का बजट पेंशन देने में इतना डेवलपमेंट और इतनी टेक्नोलॉजी रक्षा के विभाग में इतनी नहीं ला पाते जितना पेंशन देने में आर्मी के लोगों को और जो सेवानिवृत्त सैनिक होते हैं उन्हें देने में ज्यादा खर्चा होता है, जिसे कम करने के लिए भी यह योजना लाई गई थी। और जिसके बाद 4 साल बाद जब ये जो अग्निवीर हैं ये रिटायर होंगे, इन्हें 21 से 22 लाख रुपए का जो एक वो दिया जाएगा, रिटायरमेंट का पूरा एक खर्चा दिया जाएगा। इसके बाद चाहे मतलब ऐसा सरकार की ओर से कहा जाता है कि युवा चाहे तो भाई अपना कोई छोटा मोटा उद्यम भी शुरू कर सकता है, या चाहे तो फिर से किसी भी सशस्त्र बल या ऐसे बलों में अपनी भर्ती कर सकता है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए अभिनय जी, इसमें जो अगर हम देखें तो केंद्र सरकार अपनी, चूंकि अगर हम देखें वर्तमान समय में तो जो केंद्र सरकार है वो पूरी तरीके से अपने फैसले पर अड़िग दिख रही है। वो अपने फैसले पर पीछे नहीं हट रही। और जो जहां पर राज्य सरकार, बीजेपी की जिन राज्यों में सरकार है वहां पर इस पर जो है आरक्षण देने की जो है बात कही जा रही है। और हालांकि अभी तक किसी भी राज्य में ऐसी भर्ती नहीं हुई है जिसमें अभी 10% आरक्षण या 5 साल की छूट दी गई हो, ये अभी घोषणा की गई है। अब उसके लिए क्या नियमावली बनती है वो आगे देखा जाएगा। दूसरी चीज ये है कि इसमें जो भर्ती होती है 17.5 साल में जो है आपका युवा भर्ती होता है, 17.5 से 21 साल के बीच में जो भर्ती होता है। अगर 4 साल की नौकरी करता है तो 25 से 26 साल में वो रिटायर, अगर 21 साल में भर्ती होता है तो वो 26 साल 25 साल या 26 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। जो 17.5 साल में अगर भर्ती होता है तो 21-22 साल में वो रिटायरमेंट हो जाएगा। तब इस स्थिति में चूंकि एक प्रशिक्षण प्राप्त जो है होता है बाकायदे, और वो जो है देश के प्रति समर्पण, वहां चूंकि एक राष्ट्रीय जो भावना थी, राष्ट्रबोध की जो भावना थी युवाओं में, वो 4 साल के अंदर मतलब अगर देखा जाए तो वो नौकरी ढंग से सीख भी नहीं पाएगा और उससे पहले रिटायरमेंट हो जाएगा। क्योंकि जब हम प्रशिक्षण लेते हैं किसी चीज का, प्रशिक्षण के बाद हम 3 से 4 साल उसमें जब समय व्यतीत करते हैं तब जाकर हम दक्ष होते हैं। और युवा की परिभाषा क्या 25 साल तक ही है हमारे देश में? ऐसा तो नहीं है। युवा की परिभाषा अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर 40 साल 50 साल के व्यक्ति को भी युवा बताया जाता है। जब 40-50 साल के व्यक्ति को युवा बताया जाता है तो 25 साल में अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाता है, या तो ये हो कि अगर कोई व्यक्ति रिटायरमेंट होने के बाद आएगा और राज्य में तुरंत उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा कोई प्रावधान हो तब तो ठीक है। नहीं, राज्यों की जो स्थिति है वो इस तरीके से है कि 5 साल भर्तियां नहीं हो रही है। कई राज्यों का हम आंकड़ा उठाएं तो भर्तियां नहीं हो रही, तो ऐसे में युवा करेगा क्या? बिल्कुल प्रदीप जी, चूंकि वो सेना का प्रशिक्षण लेकर आया है। और जी प्रदीप जी, चूंकि समय की सीमा है, हम इस मामले पर आगे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि समय की सीमा है हम भी उतनी ही चर्चा कर सकते हैं। अभी राज्यों ने घोषणा की है, बीजेपी शासित राज्यों ने पहल की है। हालांकि देखना होगा कि जब पहला बैच अग्निवीर का निकलता है उसके बाद राज्यों की ओर से क्या कुछ उनको सुख सुविधाएं दी जाती हैं, भर्ती उनकी किस प्रकार से की जाती है, या उनका जो भी नियमावली निकलकर सामने आती है पहले बैच के निकलने के बाद ही सामने आएगा, जो कि भविष्य के गर्भ में है। अभी हम पहले से कुछ चर्चा कर सकते हैं लेकिन आशाएं ही लगा सकते हैं कि जो भी होगा। हालांकि बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप जी। चलिए रुक करते हैं, अगली खबर पर बढ़ते हैं।
कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस ने संभाल लिया है। लखनऊ से एटीएस की एक यूनिट पहुंची है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने कहा कि एटीएस की यूनिट मुजफ्फरनगर पहुंच गई है। आज शिव चौक को एटीएस के कब्जे में ले लिया गया है। किसी भी धार्मिक यात्रा में आतंकी हमले का खतरा बना रहता है। इस बार की कांवड़ यात्रा काफी सेंसिटिव है। किसी भी तरह के आतंकियों से निपटने के लिए एटीएस कमांडो दिए गए हैं। जानकारी के लिए यह भी बता दिया गया है कि कांवड़ यात्रा के तहत चलते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों में छुट्टी भी कर दी गई है। यूपी के मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में 26 जुलाई से 2 अगस्त तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कांवड़ यात्रा में आतंकी खतरे की खबर मिली है। जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई है कि आतंक का खतरा, आतंकी नापाक नजर कांवड़ यात्रा पर अब पड़ने लगी है, जैसा कि खबर निकलकर सामने आई है। क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से तैयारियां की गई हैं इस स्थिति से निपटने के लिए? बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जो इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है और कांवड़ यात्रा के दौरान आतंकी हमले को साजिश जो लगातार बनाई जा रही है उसको नाकाम करने को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस को लगाया गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है ऐसे स्थानों पर लगाई जाएगी, क्योंकि कांवड़ यात्रा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में काफी जो संख्या में लोग यहां से श्रद्धालु निकलते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल ही सक्रिय हैं। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं और क्योंकि जिस तरीके से सियासत बदल रही है और सियासत को देखते हुए यहाँ पर तमाम तरीके के जो आतंकवादी गतिविधियां हो सकती हैं या फिर आपसी राजनीतिक मतभेद का फायदा उठाते हुए तमाम जो दुश्मन देश हैं या फिर जो इस तरीके की हरकतें करने वाले असामाजिक तत्व हैं वह कभी भी कोई भी घटना को अंजाम दे सकते हैं, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर में एक यूनिट एटीएस के पहुंची है और शिव मंदिर को कब्जे में लिया गया है और वहां चारों तरफ एटीएस अब सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी, निर्देशित करेगी। स्थानीय पुलिस के लगातार वो संपर्क में रहेगी। सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट्स मिलेंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरीके से इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर देश में जो माहौल बनाया गया है, उत्तर प्रदेश में जो माहौल बनाया गया है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यवाहक डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्णय लिया है कि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। किसी भी कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर जहां से कांवड़ यात्रा 240 किलोमीटर मार्ग से निकल रही है वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस दिन रात लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसके साथ ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को भी लगाया गया है। नोडल ऑफिसर भी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल चौकन्नी हैं, कोई भी घटना ना हो उसको लेकर यहाँ पर इनपुट्स लगातार अधिकारी आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं और जिस तरीके से सूचना मिली तो उसके आधार पर इस तरीके की सुरक्षा की कार्रवाई की जा रही है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यहां पर पहुंचकर अन्य गतिविधियों को रोकने को लेकर कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि एटीएस के पास तमाम इनपुट्स रहते हैं और इसके साथ प्रशिक्षित कमांडो यहां जब लगाए जाएंगे तो आशंकाएं जिस तरीके की जताई जा रही हैं उससे निपटने को लेकर यह महत्वपूर्ण कदम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही वचनबद्ध है कि धार्मिक आस्थाओं पर रखने वाले लोगों की सुरक्षा अब उत्तर प्रदेश सरकार की है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों। खासकर क्योंकि कांवड़ यात्रा विश्व में सबसे महत्वपूर्ण होती है और ऐसे में क्योंकि भारत में सर्वाधिक लोग इस जो सावन त्योहार होता है उसमें पूरे हर्षोल्लास के साथ भगवान शिव को मानते हैं और उन्हें जल चढ़ाने के लिए कर उनके शिवालयों पर, मंदिरों पर या फिर जहां भी जो तीर्थ स्थल है वहां पर पहुंचते हैं। ऐसे में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के लिए ये महत्वपूर्ण बात है। वहां पर एटीएस का होना वहां के कांवड़ियों के लिए सुरक्षा का एक अहम जिम्मा उनके हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिशा निर्देश भी है कि जिला प्रशासन समय समय पर वहां पर कॉम्बिंग करती रहे और इसके साथ पेट्रोलिंग भी जारी रहे, कोई परेशानी ना हो। केवल यही नहीं, अयोध्या में भी जो है एनएसजी का सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से इनपुट्स मिल रहे थे आतंकवादी हमले हो सकते हैं या तमाम जो ऐसे आतंकी संगठन हैं, चाहे माओवादी संगठन हो या अन्य जो संगठन है, वो कभी भी कोई भी दुर्घटना कर सकते हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलर्ट मोड पर है। कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, इसलिए कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। जी बिल्कुल। पहले आप सोचकर देखिए, पहले देश की सीमाओं पर इस तरह की खबरें सुनने में आती थी कि
अमरनाथ यात्रा में इस तरह की आतंकी खतरे जताए जा रहे हैं, आतंकी हमला हो सकता है, और अब देश के बीच में उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर कांवड़ यात्रा में आतंकी हमले की आशंकाएं हैं, वहां खतरा भी जताया जा रहा है। हालांकि हमारी सुरक्षा के लिए जवान तैनात हैं और अब जिसकी कमान एटीएस ने संभाल ली है। बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।